हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारी एक लैटिन मैगजीन की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। और जो दूसरा प्रिंसिपल है, इस जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसको मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हमारा वीडियो का टाइटल है। जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं जिससे कि हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो भी हमें क्लियर हो जाए। तो जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो बात करता है हमारी प्रूविंग ऑफ द फैक्ट्स की। तो जो पहले का हमारा लॉ था वो इंग्लैंड के बेस पर था। तो जो इंग्लैंड में लॉ चलता था तो वहां पर जो एक्यूज्ड होता था उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता था कि वो उसे प्रूव करे। बर्डन ऑफ प्रूविंग जो थी वो एक्यूज्ड पर होती थी। लेकिन फिर एक 1935 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारी, जो कि आप नोट कीजिएगा, वॉल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1935 की है ये, इंग्लैंड की। इस जजमेंट में ये बहुत बड़ा चेंज आया। इसमें यह प्रूव हुआ कि इन दिस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एक्यूज्ड इज द इनोसेंट। इस जजमेंट में एक्यूज्ड को इनोसेंट कंसिडर कर लिया गया। और तो वो प्रूव क्यों करे फिर? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकला था हमारा इस जजमेंट से, वॉल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, कि जो एक्यूज है वो हमेशा ही इनोसेंट कंसिडर किया जाएगा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट अंटिल एंड अनलेस इट इज प्रूव्ड गिल्टी। अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाता है फिर तो वो इनोसेंट नहीं होगा, या फिर कोई रीजनेबल डाउट हो कि अगर रीजनेबल डाउट है वो उसके ऊपर भी मैं आपको एक आगे इसमें डिटेल बताऊंगा रीजनेबल डाउट क्या होता है। तो रीजनेबल डाउट अगर उसके ऊपर है कि उसने ऑफेंस किया है तो भी वो इनोसेंट एज्यूम नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर एक हमारी 1-2 जजमेंट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की। दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 सुप्रीम कोर्ट की। तो इस केस में यह हुआ था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो क्रिमिनलिटी का, वो ये है कि एक्यूज्ड को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा और जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव करेगा उसको कि वो गिल्टी है। तो दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है। फिर उसके बाद हमारी एक और जजमेंट है, वो है एसएल गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1972 सुप्रीम कोर्ट की। मैं आपको जो जजमेंट बता रहा हूं ये इसी पर्पज से बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई डिस्प्यूट आता है तो अगर आपको उसको प्रूव करना है तो ताकि आप वो जजमेंट लगाकर, अपनी अथॉरिटी लगाकर उस पॉइंट को प्रूव कर सके। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो यहां से इस जजमेंट से पहले मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूंगा। इस जजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफिंग है क्या वो शिफ्ट हो सकता है? क्या वो एक्यूज्ड पर शिफ्ट हो सकता है? तो ये जजमेंट वो बात हमारी क्लियर करती है। तो ये बोलती है कि जो प्रूविंग है, जो प्रूविंग के इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के, वो प्रोसिक्यूशन पर ही रहेंगे हमेशा। वो हमेशा ही प्रोसिक्यूशन पर रहेंगे एंड एट नो स्टेज इट कैन नॉट बी शिफ्ट टू द एक्यूज्ड। ये किसी भी स्टेज पर उसके साथ शिफ्ट नहीं हो सकते। इसको आप कोलिंग कर सकते हैं अपना सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से, जो कि हमारी इस बात को भी क्लियर करता है। फिर उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है, वो ये है कि जो सस्पिशन है, कंजेक्चर है और सरमाइज है, वो कहीं भी प्लेस नहीं ले सकते रीजनेबल डाउट में। उसके लिए हमारी एक जजमेंट है, वो है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस ओम प्रकाश की 1972 की सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास अथॉरिटी है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस ओम प्रकाश। तो इसमें यही हुआ था कि जो प्रिजम्पशन है वो जजमेंट का कभी भी बेस नहीं हो सकता, कि जो जजमेंट है कभी भी प्रिजम्पशन पर बेस नहीं होगी। जजमेंट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, नॉट ऑन द सस्पिशन, कंजेक्चर और सरमाइज, जो मैंने आपको 3 वर्ड्स डिस्कस किए। इन 3 वर्ड्स पर जो जिसको एक हम ये प्रिजम्पशन बोलते हैं, उस पर जजमेंट कभी भी नहीं हो सकती। जजमेंट हमेशा ही लॉ पर होगी, फैक्ट्स पर होगी। तो यहां से हमारा जो था सेकंड प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाता है। अब हमारी बात आती है फर्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि हमारी बात करता है मैगजीम की,
एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसी ट्रिया की। तो ये हमारी जो मैगजीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है। तो ये जो मैगजीम है ये बोलती है कि एन एक्ट डज नॉट मेक एनी मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस आर सो, कि जो इंटेंशन जब तक कि किसी इंसान की उस एक्ट में नहीं होगी तब तक उसे हम गिल्टी नहीं मानेंगे। तो ये जो चेंज आया है इस पॉइंट को लेकर कि उसकी इंटेंशन की जो बात आई है, तो ये बात आई थी जब रीजनेबल डाउट्स आने लगे थे, जब ये चेंज आया था हमारे लॉ के अंदर। अगर मेरी अपनी पुरानी वीडियो सुनी हो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हमारा लॉ जो है उसके अंदर जैसे जैसे चेंज आए हैं, जब उसमें रीजंस आने शुरू हुए तो वहां से हमारी बात निकल कर आती है कि उसके अंदर इंटेंशन और एक्ट वो जो है वॉलंटरली होना चाहिए। तो यहां से इस मैगजीम से हमारी दो टर्म निकलती हैं, जो कि सबसे पहली है एक्टस रियस और दूसरी है मेंस रिया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे एक पॉइंट ध्यान आ रहा है, एक पॉइंट मैं रिमेंबर कर रहा हूं, वो डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक केस है, केस नोट कीजिएगा, के वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा का 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये केस क्या था? ये बोलता है इट डज नॉट टेक अ मेयर विल टू कमिट एन ऑफेंस फॉर ए डिड अनलेस देयर इज अ एक्सटर्नल एक्ट। इस बात से क्या मतलब? ये जो मैंने आपको केस लो बताया, ये मैंने आपसे क्यों डिस्कस किया? ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये जो केस है ये हमें क्लियर करता है कि जो पर्सन कोई भी एक्ट करता है उसकी मेयर इंटेंशन से ही वो एक्ट नहीं होता। कभी भी इंटेंशन के साथ हमेशा कोई भी अटेम्प्ट होना जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सोचता हूं कि मैं किसी के दुकान पर जाकर चोरी कर लूं, मैं किसी के घर में किसी की शॉप पर थेफ्ट करने की मैं प्लानिंग करता हूं, तो वो क्या वो पनिशेबल होगा? नहीं, बिल्कुल भी पनिशेबल नहीं है। तो उसके लिए हमारी ये जो अथॉरिटी है ये हमारी क्लियर करती है के वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा की। तो उसके अंदर कोई भी एक्ट करने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब हमारी एक्सप्लेनेशन आती है कि एक्टस रियस और मेंस रिया है क्या। सबसे पहले आता है एक्टस रियस। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर लेक्चर दूंगा और जो मेंस रिया होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पार्ट बी में। तो एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब क्या है? एक्टस मीन्स एन एक्ट, रियस मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और सॉवरेन और बाय स्टेट। तो कोई भी एक्ट है उसे करने के लिए हमेशा मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। मूवमेंट ऑफ द मसल्स आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे कि एन एक्ट ऑलवेज रिक्वायर अ मूवमेंट ऑफ द मसल। अगर मैं बोल रहा हूं तो वो मेरी मूवमेंट है। मैंने ये पेन उठाया, ये मेरी मसल्स की मूवमेंट है। मैंने किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, वो भी मेरी एक मसल्स की मूवमेंट है। तो यहां से हमारी क्लियर होती है बात कि जो मसल्स की मूवमेंट है वो जरूरी होनी चाहिए। और वहां से फिर एक और पॉइंट इसमें निकलता है, वो आता है इंटेंशन का अगला पॉइंट। इंटेंशन, इंटेंशन के लिए मैंने अभी आपसे पीछे केस लो बताया जो के वेंकट का, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटेंशन है मेयर इंटेंशन होनी इनफ नहीं है, उसके साथ एक्ट होना बहुत जरूरी है या फिर अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं यूज कर रहा हूं, इन्हीं वर्ड्स को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियोस में। तो जो इंटेंशन है, अगर मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं प्लान करता हूं कि मैं किसी की शॉप पर चोरी कर लूं, थेफ्ट कर लूं, तो वो पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी सेकंड पर्सन के साथ मिलकर ये इंटेंशन का एक एग्रीमेंट कर लेता हूं तो वो पनिशेबल होगा, जिसमें कि हमारा 120A भी हमारा जो बात करता है कि जैसे कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर, तो किसी ने अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो बॉम्ब ब्लास्ट अगर मेरे इंटेंशन मेरे माइंड में है तो वो पनिशेबल नहीं है। लेकिन मैं अपनी इंटेंशन को आपके साथ भी मिला लेता हूं, आप भी मेरे साथ मिल जाते हैं कि चलो मिलकर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वो भी वहां पर पनिशेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 120B। 120B में पनिशेबल हो जाएगा और जो कि 120A में हमारा गिवन है आईपीसी के। और जो हमारा एक्ट है बेसिकली ये पनिशेबल कब होगा? एक्ट तो कोई भी हो सकता है। ये मैंने पेन उठाया, ये एक एक्ट है, तो क्या ये पनिशेबल है? मैं बोल के आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं लॉ,
तो क्या ये पनिशेबल है? नहीं। तो पनिशेबल क्या है, कौन सा एक्ट पनिशेबल है? अगर मैं आपको किसी फॉर्म में गाली देता हूं, कोई डिफेम करता हूं, या किसी XYZ पर्सन पर हाथ उठाता हूं, किसी को मारता हूं, तो वो पनिशेबल है। उसको क्या बोलेंगे? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो जो भी एक्ट, जो भी हमारा एक्ट होगा, जो भी हमारा परफॉर्मेंस किसी भी एक्ट की हम करेंगे, तो वो जो प्रोहिबिशन होगी वही पनिशेबल होगी। तो फिर यहां से बात आती है, जो एक्ट सीरियस है वो इंडिविजुअली डील किया जाना चाहिए। इंडिविजुअली डील किए जाने से क्या मतलब, कि अगर कोई भी आप एक एक्ट करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, कि मैं आपके घर चोरी करने आता हूं। चोरी करने के लिए सबसे पहले मैंने कोई गन परचेज की, इल्लीगल गन थी। फिर मैंने आपके घर के अंदर ट्रेसपास किया, और अगर आपके कोई बच्चे थे उनको मैंने मारा या धमकाया, और मैंने आपको देखा या एक्स पर्सन को देखा कि जो मेरा दुश्मन है, मैंने उस पर फायर किया। तो यहां पर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज चली। तो वो जो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी है, ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने एक्स पर्सन को गोली मारी उसमें ही मेरे को 302 में सिर्फ पनिशेबल कर दो, तो बाकी एक्ट्स क्यों इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि एक्ट तो मेरा एक ही है ना। लेकिन नहीं, जो मैंने गन परचेज की, जो आपके घर के अंदर ट्रेसपास किया, आपका प्रॉपर्टी का राइट ब्रीच किया, आपके बच्चों को धमकाया, और जो आप पर गोली मारी, XYZ पर गोली मारी, वो सभी के सभी हमारे जो एक्ट हैं वो पनिशेबल होंगे। उनको पनिशेबल करता है हमारा ये पॉइंट एक्ट सीरियस। ये बोलता है कि सबको अलग से डील किया जाए। लेकिन हमारी CRPC एक बात कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर, कि आपके जो भी वो सारे एक्ट्स हैं आप उनको एक साथ क्लब कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑर्डर 2 रूल 2 भी बोलता है कि जो भी आपके क्लेम्स हो, जो भी आपका एक्ट हो, CPC का भी बोलता है, और CRPC की, सॉरी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, CPC को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि CRPC हमारा बोलता है जो एक एक्ट है उसके अंदर कंप्लीट एक्शंस सभी के सभी इन्वॉल्व होंगे। तो यहां से हमारी एक बात ये और क्लियर हो जाती है। तो फिर यहां पर हमारा एक और मैक्सिम निकल कर आती है, जो कि है एक्टस में इन्विक्टो फैक्टस नॉन इस्ट मेंस एक्टस। ये मैक्सिम जो है ये हमारी बात करती है कि वॉलेंटरी की, कि जो कोई भी एक्ट होगा वो वॉलेंटरी होना चाहिए। एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट एन एक्ट। तो यहां से फिर हमारे एक वर्ड निकल कर आता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरीली जो वर्ड है, अब मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, ये क्लियर करूंगा ये वॉलेंटरीली का मतलब क्या होता है। उसके लिए हम रेफर करेंगे सेक्शन 39 ऑफ द IPC। जो सेक्शन 39 है IPC का, वो हमें इस बात को क्लियर करता है। तो वॉलेंटरी जो है ये हम इसको 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। वॉलेंटरली एक हेडिंग, उसके 3 सब पार्ट्स। सबसे पहला इंटेंशन, सेकंड नॉलेज, थर्ड रीजन टू बिलीव। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड्स को हमारा जो IPC है सेक्शन 39 है वो उसको एक ही कंसिडर करता है, जिसको हम वॉलेंटरली बोलते हैं। तो फिर अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये बात कि जो इंटेंशन है, नॉलेज है और रीजनेबल बिलीव है, रीजन टू बिलीव, ये आगे हमारी क्या बात डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी इंटेंशन है इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, और जो नॉलेज है उसकी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, और जो रीजन टू बिलीव है उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर मैं नॉलेज की बोलूं आपको, तो फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इज नॉलेज, और and if it is connected with the desire to achieve those consequences then it becomes the intention। I hope कि आपको ये क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं आपको। फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इज द नॉलेज। जो फोर्सिबिलिटी है कॉन्सिक्वेंसेज का वो नॉलेज है सिर्फ, और अगर उसके अंदर हम डिजायर भी ऐड कर देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर डिजायर भी ऐड हो जाता है, तो वहां पर हमारी बात निकल कर आती है इंटेंशन की। तो फिर हमारे पास उसके बाद आता है रीजन टू बिलीव का। रीजन टू बिलीव से क्या मतलब है कि रीजन टू बिलीव को भी हम वॉलेंटरली में क्यों कंसिडर करते हैं। जो रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव का मतलब है, मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूं कि ए जो पर्सन है
वो आपके पास आता है रात को 12 बजे कि मिस्टर एक्स, ये मेरी एक वॉच है या फिर मेरा एक ये पेन है, ये आप 2 रुपीज में परचेज कर लीजिए। या फिर कोई, हम इसको और ज्यादा एक क्लैरिफिकेशन एग्जांपल में समझते हैं कि कोई एक मोबाइल फोन है, वो आपके पास ए पर्सन आता है कि मिस्टर एक्स, आप ये मोबाइल फोन 200 रुपीज में परचेज कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये मोबाइल तो 10,000 रुपीज का है, आप इसको 200 में कैसे बेच रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे क्या मतलब है कि मेरे को तो 200 रुपए में फोन मिल रहा है, मैं ले लेता हूं। लेकिन जब वो फोन ट्रैक होता है, पुलिस आपके पास आती है, पुलिस आपको बोलती है कि सर चलिए 411 में आप अंदर चलिए। आप बोलेंगे क्यों, मैंने क्या किया है? वो बोलेंगे कि ये फोन चोरी का है। आप बोलेंगे चोरी का नहीं है, ये तो मैंने रात को एक ए पर्सन से 200 रुपीज में परचेज किया था। तो फिर पुलिस आपसे पूछेगी, वहां पर एक रीजनेबल डाउट आता है कि रीजन टू बिलीव आता है कि जो फोन है क्या वो 200 रुपीज में अवेलेबल होता है क्या? कभी कोई फोन मिलता है क्या 200 रुपीज में? तो फिर वहां से पॉइंट निकल कर आता है कि आपको पता था कि ये जो फोन है ये चोरी का है, 200 रुपए में कोई भी फोन नहीं आता, और ये वाला तो 10,000 रुपीज का फोन है, तो आप 200 रुपीज में कैसे इसको खरीद सकते हैं? तो यहां से हमारा पॉइंट क्लियर होता है रीजनेबल डाउट का। अब हमारा यहां से एक्टस रियस से एक पॉइंट आता है कि जो एक्टस रियस है वो इंटरवीविंग कॉज से भी रिलेट करता है। इंटरवीविंग कॉज, उसके लिए क्लियर करने के लिए मैं आपको 4 प्रोपोजिशन बताऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहली प्रोपोजिशन, ए बी को गोली मारता है, वो उसकी छाती पर गोली लगती है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके जो लंग्स है वो कंपाइल हो रहे हैं, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, उसको एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। ये हुआ फर्स्ट प्रपोजिशन। सेकंड प्रपोजिशन, ए बी पर फायर करता है, वो उसके शोल्डर पर लगती है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है। ये हुई हमारी सेकंड प्रपोजिशन। थर्ड प्रपोजिशन, ए बी पर फायर करता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो ठीक होता है, घर आ जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। थर्ड प्रपोजिशन। फोर्थ प्रपोजिशन, ए बी पर फायर करता है, ब्लीडिंग हो रही है, एम्बुलेंस आती है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, फिर वो किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, वहां उसकी डेथ हो जाती है। बिसाइड्स द ट्रीटमेंट उसे इतना अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट हुआ लेकिन डेथ हो गई। इस बात को क्लियर करने के लिए 2 थ्योरीज हैं, वो आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी हर्ट एंड होनरी ने। तो सेकंड जो थ्योरी थी वो दी थी गैल्विन विलियम्स ने। इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने एक पेपर लिखा था। तो इन्होंने जो पेपर लिखा था उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि जो एक्ट है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो मेजर होना चाहिए। मेजर कॉज से क्या मतलब कि एक होता है मेजर कॉज, एक होता है लेस। मेजर कौन सा होता है? मेजर को उन्होंने नाम दिया कॉजा कॉजीन, और जो लेस मेजर था उसको दिया कॉजा सेने क्वा नॉन। जो मेजर था उसको बोला कॉजा कॉजीन, और जो लेस मेजर था उसे बोला गया कॉजा सीना क्वा नॉन। ये 2 वर्ड्स की इसमें डिस्कस की गई। तो ये यहां पर अप्लाई होता है। ये कहां पर अप्लाई होता है? ये वहां अप्लाई होगा जहां पर मोर देन 1 कॉज ऑफ एक्शन होगा, वहां पर ये अप्लाई होगा। तो जो हमारी फर्स्ट प्रेपोजिशन थी जो मैंने आपको बताई, ए बी को गोली मारता है और उसकी छाती में गोली लगती है और ब्लड निकल रहा है, उसकी लंग्स कंपाइल हो रहे हैं और वो एम्बुलेंस में जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर एक्ट तो हुए, डेथ तो हुई एक्सीडेंट से, लेकिन उसने फायर भी किया। तो इसमें फॉल्ट किसका आएगा? तो मेजर फॉल्ट जो इसमें आया वो था जिसने गोली मारी, क्योंकि वो तो उससे मर ही रहा था वैसे पहले भी, वो तो एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, वो तो बाद की बात है, लेकिन मरा वो आपकी गोली की वजह से। तो उसके बाद आता है सेकंड मैक्सिम कि उसने शोल्डर पर गोली मारी और जो उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी डेथ हो गई। तो यहां पर जो है, जो मिस्टर ए है, वो 302 में अप्लाई नहीं होगा, वो होगा अटेम्प्ट टू मर्डर में, क्योंकि जो उसने शोल्डर पर गोली मारी, शोल्डर पे गोली लगने से किसी की डेथ नहीं होती, वो सेव हो सकता है
तो वहां पर ठीक है, अगर उसका एम्बुलेंस का एक्ट है तो अगर ड्राइवर की नेग्लिजेंस है तो उसको नेग्लिजेंटली एक्ट में भी डालकर उसे पनिशमेंट दी जाएगी, वो एक फर्दर पॉइंट है। तो फिर जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि उसे हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो घर गया, उसको दोबारा उसी पॉइंट पर इंफेक्शन हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो इसमें जो है ए लायबल होगा मर्डर का। उसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि जो वो उसको इंजरी हुई है, जो वो ठीक नहीं हुई, वो ए के एक्ट से ही हुआ। उसने गोली मारी, उसका जो इन्फेक्शन हुआ उसको, वो उसका क्योर ही नहीं हो पाया प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी, तो ए जो है मर्डर के लिए लायबल होगा। फिर आती है हमारी फोर्थ प्रेपोजिशन, जो कि थी डॉक्टर की स्ट्राइक वाली। जो ये डॉक्टर स्ट्राइक वाली प्रेपोजिशन है, इसमें आप तो ये बोल देंगे, ए बोल देगा कि सर मैंने तो गोली मारी, ठीक है, मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर में कंसिडर करो। मर्डर में क्यों कंसिडर हो रहा हूं मैंने मर्डर थोड़ी किया। अगर उसे डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते तो वो तो बच सकता था, बच जाता। वो दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, वो उसी टाइम फ्रेम में मर गया, अगर दूसरे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी अगर मर गया तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। लेकिन नहीं, जो मेजर एक्ट था वो आपका फायर करना ही था मिस्टर ए का, तो इसलिए जो है ए है जो है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये 4 मैगजीन बताई हैं, इससे आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। यहां से हमारे क्वेश्चन ड्राइव होता है, क्या हमारा आईपीसी में कहीं पर ये गिवन है क्या? ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, क्या ये कहीं आईपीसी में गिवन है? ये गिवन है हमारे सेक्शन 299 की एक्सप्लेनेशन 2 में। वो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर करती है कि आप किसी भी फॉर्म से इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि वो अगर हॉस्पिटल ले जाते उसको सेव हो सकता था वो। तो हमारा जो सेक्शन 299 है ऑफ आईपीसी, वो इस बात को हमारी क्लियर कर देता है। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि जो एक्टस रियस है वो बेसिकली 4 पॉइंट से रिलेट करता है। वो 4 पॉइंट कौन से हैं, ये भी एक चार्ट बनाकर चलिएगा। सबसे पहला टाइम, दूसरा फैक्ट, तीसरा प्लेस और चौथा पर्सन। ये जब 4 पॉइंट्स होते हैं, इनसे हमारा बनता है एक्टस रियस। टाइम से क्या मतलब कि जैसे आपने सुना हो, जैसे हमारा सेक्शन 392 है आईपीसी का, जो कि हमारी रॉबरी की बात करता है। वो बोलता है कि अगर आपने रॉबरी सनसेट और सनराइज के बिटवीन की है तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा है बिसाइड्स ऑफ द डे टाइम की। तो फिर हमारी बात आती है फैक्ट की। तो यहां पर फैक्ट की बात ये आती है कि उसके अंदर एक फैक्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, ए बी के साथ मैरी करना चाहता है लेकिन वो ऑलरेडी सी के साथ मैरिड है, तो वहां पर वो प्रोहिबिटेड है, तो वो एक्ट सीरियस एक हो जाएगा, वो भी एक एक्ट हो जाएगा। तो जो प्लेस है, प्लेस से क्या मतलब है, ये भी हमारा 392 की ही बात जो है आईपीसी का, ये भी क्लियर करता है हमें कि जो एक्ट है, जैसे कि आप मान लीजिए ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, वो पब्लिक प्लेस पर बैंड है, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट प्लेस में अपनी प्रॉपर्टी में बैठकर अगर ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहे हैं तो वहां वो पनिशेबल नहीं है। तो वहां से निकल कर आती है कि प्लेस भी डिपेंड करती है। फिर आती है पर्सन की बात। पर्सन से क्या मतलब, पर्सन मतलब कि जो वो एक्ट कमिट करता है वो होना चाहिए उसमें, तो जो कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये एक्टस रियस समझाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मेंस रिया की बात करेंगे हमारे पार्ट बी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।